हेलो गाइज, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है मिसेज मनु गंगवार। आप बैंक में आईटी मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कैसी आपकी वर्क प्रोफाइल है, जॉब कल्चर क्या है, वर्क प्रेशर कितना है, सैलरी कितनी है, कैसे आपने ये एग्ज़ाम निकाला। तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे जो कि बैंक में आईटी ऑफिसर होता क्या है, क्या आप लोग काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर सुदेश जी का धन्यवाद करूँगी इस चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और इसके साथ ही हम आगे शुरुआत करते हैं। जैसा कि सुदेश जी ने मुझसे पूछा कि आईटी ऑफिसर होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे हम सभी जानते हैं कि आजकल हर बिज़नेस, हर जॉब आईटी डिपेंडेंट हो गई है। हम एटीएम यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं। तो सब में ही हम नेटवर्क, आईटी, सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों का हम नाम सुनते हैं, यूज़ सुनते हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स की नीड बैंक में भी होती है। तो उन आईटी एक्सपर्ट्स को हायर जब किया जाता है तो स्टार्टिंग पोस्ट उसमें आईटी ऑफिसर ही कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो प्रोफाइल होती है आईटी मैनेजमेंट की, उसको आईटी ऑफिसर बोलते हैं इन बैंक। बहुत अच्छा बताया आपने। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जॉब पाने के पीछे क्या मोटिवेशन था, क्यों आपको यही जॉब चाहिए थी। आ, सच कहूँ तो जैसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे समाज में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़ा ज़्यादा क्रेज है। तो ऐसा ही क्रेज थोड़ा मेरी फैमिली में भी था, प्लस इस जॉब में मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पास्ट एक्सपीरियंस भी काम आया। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, और इस जॉब से पहले मैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में। तो जब इस जॉब का नोटिफिकेशन आया तो मैं खुद ही अट्रैक्ट हो गई कि ऑफिसर लेवल की जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जॉब सिक्योरिटी है, मेरा बीटेक भी काम आएगा, मेरा आईटी एक्सपीरियंस भी काम आएगा। तो मैं खुद ही अट्रैक्ट हो गई और ऊपर वाली कृपा से, मेरी मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो एंड आई जॉइंड इट। कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर सक्सेस। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस जॉब को देने से पहले जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहा है। क्या क्या उसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, और उसके बाद जो एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है उसमें कितने फेज होते हैं। आईटी ऑफिसर की जॉब के लिए जनरली बीटेक मांगते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। मेरा ईसी ब्रांच दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक था, तो मैं भी एलिजिबल थी। इसमें आईबीपीएस एसओ के थ्रू जब आप जाते हैं तो प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। जिस नोटिफिकेशन मेरा सिलेक्शन हुआ था उसे पंजाब नेशनल बैंक का सेपरेट नोटिफिकेशन आया था। उसमें प्री एंड मेंस सेपरेटली नहीं हुए थे, सिंपल एक रिटन एग्जाम था, देन इंटरव्यू था। अगर आप एबीपीएस के थ्रू जाते हैं तो प्री में जैसा हमारा पीओ का एग्जाम होता है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वो आता है 20 मिनट्स के सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। देन मेंस में आईटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स आपके फील्ड से ही, आईटी से। एंड देन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जनरली आपके जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उस टाइप का इंटरव्यू होता है। जनरल आपके बारे में पूछते हैं, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, आपका इंटरेस्ट पूछते हैं कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आईटी से डिटेल में पूछते भी हैं। प्लस आप अभी क्या करते हैं, अगर आप अभी आईटी में काम कर रहे हैं या आपने किया है तो प्रेफरेंस देते हैं। प्लस आपने क्या काम किया है उसमें थोड़ा डिटेल अगर आप बता पाएँ तो अच्छा है। एक जनरल क्वेश्चन होता है कि जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप जॉब हो जाती है कि कोई भी बैंक, किसी भी बैंक के सारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है, तो आपसे वो हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि कभी भी बैंक की नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको इंडिया के किसी भी कॉर्नर में भेज दिया जाता है तो आप रेडी रहेंगे या नहीं। अच्छा, एज एन एस्पायरेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, कितना टफ था ये एग्ज़ाम। नो डाउट मैं भी आप लोगों की ही तरह एक एस्पिरेंट थी, एक नॉर्मल स्टूडेंट थी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कंटिन्यूएशन में पढ़ाई की थी। मैं आप सभी अपने छोटे भाई बहनों, अपने फ्रेंड्स को भी यही सलाह दूंगी कि आप कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करिए। आपको शायद 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, पर अपनी करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट करिए, क्योंकि आजकल हर गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत आ रहे हैं। अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं, वो एसओ हो या पीओ हो या क्लरिकल हो, फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हमेशा अपडेट करते रहिए। जो मैंने किया था, लकीली यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं अवेलेबल, उनकी मुझे गाइडेंस मिली थी उस टाइम पर। आप अपना रीजनिंग एंड क्वांट, बैंक के एग्जाम में रीजनिंग एंड क्वांट बहुत टफ था, जिसकी मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। आई वॉज वेरी वीक, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। स्टार्टिंग मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं की, स्टार्टिंग मैंने सीखा कि वो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं कर पाती वो सॉल्व कैसे करूँ। फर्स्ट मैंने सॉल्व करना सीखा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपनी स्पीड बढ़ाई कि 20 मिनट्स में मैक्सिमम 35 में से क्वेश्चन कितने मैक्सिमम कर सकती हूँ। इस चीज़ पर ध्यान दिया, अपनी जीके अपडेट की एंड आईटी से रिलेटेड थोड़ा डीप में जाकर पढ़ाई की। विद गॉड्स ग्रेस हो गया सिलेक्शन एंड आई जॉइन दिस।
थैंक यू। हाँ, ये बात तो सही है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेशन और कंटिन्यूटी बिल्कुल चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए साथ में और थोड़ा-सा लक भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि अब आपने जॉब जो है वो जॉइन कर ली है, तो आपकी जॉब प्रोफ़ाइल कैसी है? क्या-क्या आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है? वर्क प्रेशर आपके ऊपर कितना है? और आप सैटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से या नहीं? जॉब प्रोफाइल देखिए, ये डेस्क जॉब है, इसमें आपको पब्लिक डीलिंग से कुछ रिलेशन नहीं है आपका। आपको जो भी काम असाइंड होगा वो आपको अकम्प्लिश करना होगा। आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको काम असाइन होगा और वो आपको करना होगा। आप इसे कह सकते हैं कि आईटी रिलेटेड ही इश्यूज आपको सॉल्व करने होंगे। आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने को कहा जा सकता है, आपको सर्वर्स की हैंडलिंग की जा सकती है, आपको एटीएम स्विचेस पर ध्यान देना पड़ सकता है, या नेटवर्किंग पर ध्यान देना पड़ सकता है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है एंड आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। बट हाँ, पब्लिक से डीलिंग नहीं है तो ये कह सकते हैं कि आपका जो कोर फील्ड था उसी में आप काम कर रहे हैं। बट इसके साथ में आपको बैंकिंग की नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फाइनली है बैंक में ही, तो आपके पास बैंक की नॉलेज है तो और अच्छा है, कभी तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। बैंक प्लस आईटी का कॉम्बिनेशन समझ लिए एक आईटी ऑफिसर की जॉब को। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे आपकी जॉब में वर्क प्रेशर कितना है? कभी एक्स्ट्रा आवर्स काम तो नहीं करना पड़ता है या कोई कोई ऐसा चैलेंज आ जाए जिसे फेस करने में आपको डिफ़िकल्टी हो? देखिए, जैसे कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें पब्लिक अपना हार्ड अर्न्ड मनी डिपॉजिट करती है बैंक पर ट्रस्ट करके। तो बैंक में जो भी पर्सन हो, एसओ क्लर्क हो, एसओ हो, पीओ हो, तो उसको अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से काम करना होता है। क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो एसओ को भी, मीन्स आईटी ऑफिसर को भी अपना काम बहुत ही डेडिकेशन से करना होता है, ज़िम्मेदारी से करना होता है। तो वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो भी आपको टास्क असाइन्ड होता है उसको बहुत ज़िम्मेदारी से करना होता है, बहुत ध्यान से फ़ोकस होकर और मतलब ध्यान से करना होता है। एंड एक्स्ट्रा वर्क की बात रही, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की, तो वो थोड़ा बहुत तो देखिए हर जॉब में रहता है। एंड इस तरह से यहाँ पर भी होता है, सैलरी आपको पे होती है तो इसके बदले में जो आपको ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए वो आपको निभानी होती है और निभानी चाहिए भी। तभी आपको रात में सुकून की नींद मिलेगी, जब आप अपना काम ज़िम्मेदारी से करेंगे। भाई सैलरी मिलती है एंड अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो आप अपना ज़िम्मेदारी से काम निभाइए और रात में चैन की नींद सोइए। बस यही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क प्रेशर नहीं है। जैसा इंसान कर सकता है उतना ही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। गवर्नमेंट भी आप जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही ढूँढती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे आप एग्ज़ाम वंस आपने एक बार एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया, तो उसके बाद जो जॉब लोकेशन होती है, पोस्टिंग जो इसकी होती है, वो कहाँ पे आपको मिल सकती है? देखिए, आईटी ऑफिसर की जॉब जो है वो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं है इसमें। तो इसकी पोस्टिंग आपकी ब्रांचेस में नहीं होती, हेड ऑफिस में होगी, सर्कल ऑफिस में होगी, जोनल ऑफिस में होगी। तो वहाँ पर अब जैसा सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस आपको नाम से ही लग रहे होंगे कि ये ज़्यादा मेजर सिटीज़ में ही होते हैं। इसलिए आपके पास ये प्लस पॉइंट रहता है कि इन कंपैरिजन टू पीओ आपकी ऐसे में पोस्टिंग बेटर लोकेशंस पर रहेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली मेट्रो सिटीज़ में ही होती है ज़्यादातर पोस्टिंग। बट मेट्रो सिटीज़ में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, ये श्योरिटी रहती है कि ज़्यादा रूरल एरिया या फिर एकदम रिमोट एरियाज़ में रेयरली होती है, बेटर रहती है आपकी वर्किंग लाइफ और वर्क कंडीशन एंड वर्क लोकेशन। अच्छा है, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माई वर्क लोकेशन एज करेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी सैलरी को लेके। क्या पे स्केल रहता है? कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है? कितना ग्रॉस सैलरी रहता है? और सैलरी में जो ग्रोथ है वो कैसी है? सैलरी इन शॉर्ट कहें तो बहुत अच्छी है, मैं तो काफ़ी खुश हूँ। जब आप जॉइन करते हैं, अगर आप अभी जॉइन करते हैं तो अप्रॉक्स 52,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अप्रॉक्स 40 या 42,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है एंड ये जो मैं आपको इन हैंड सैलरी बता रही हूँ 52,000 अप्रॉक्स, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। अगर आप मेजर क्लास सिटी में रह रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी लीज़ मिलेगी, प्लस एनपीएस होता है हमारा, टेलीफोन बिल, न्यूज़पेपर बिल, पेट्रोल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल, एलएफसी, डिपेंडेंट्स के मेडिकल एंड स्टाफ लोन, ओवरड्राफ्ट, होम लोन, कार लोन, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको इन हैंड सैलरी के अलावा मिलती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एज ओवरऑल सैलरी पैकेज हो जाता है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा जब आप ज्वाइन करेंगे एक बार। तो मैं तो ये कहूँगी कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड विद इट। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स रहते हैं आपको जो सैलरी से हटकर मिलते हों? उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे।
काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से जो मुझे अभी याद है वो आपको बताती हूँ। एक पेट्रोल अलाउंस मिलता है जो एट स्केल 140 लीटर ऑफ पेट्रोल होता है, जो भी उस टाइम पर पेट्रोल की कॉस्ट होगी। न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, टेलीफोन रिम्बर्समेंट होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता है, क्लींजिंग एक्सपेंस होता है। आपको फर्नीचर के लिए रिम्बर्समेंट मिलता है, आप उसको जिस जनरली SFF कहते हैं, सेव फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। आपको पब्लिक रेट से काफ़ी कम रेट पर कार लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, प्लस मेडिकल फैसिलिटी होती है। एंड मेडिकल फैसिलिटी आपके साथ साथ आपके डिपेंडेंट्स पर भी होती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ एंड बेबी को भी मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम काफ़ी कम है या फिर वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो आप उन्हें अपने डिपेंडेंट्स में ऐड करवा सकते हैं, तो उनकी भी मेडिकल फैसिलिटी प्लस आपके घूमने का खर्चा जिसको LTC कहते हैं वो आपको एंड आपके डिपेंडेंट्स को भी मिलेगा। तो एंड इसमें हाँ मेजर था लीज़। आपकी जहाँ पर पोस्टिंग है, अगर वहाँ पर आपके या आपके स्पाउस के नेम पर कोई घर नहीं है तो आप वहाँ पर किराए का घर जब लेंगे तो उसमें बैंक ही आपको एक मेजर फैसिलिटी देता है, जिसको हम लीज अकोमोडेशन कहते हैं। तो वो उसमें आपको जो अमाउंट होता है उसमें आपको काफ़ी अच्छा घर रहने को मिल जाता है, जो आपके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एक समाज में कि जब हम घर से बाहर रहकर जॉब करते हैं तो एक मेजर खर्चा हमारा घर का किराया ही होता है। तो वो आपको बैंक से फैसिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पास इन हैंड सैलरी मिलती है उसमें आपके बाकी के खर्चे बहुत आराम से स्पेंड हो सकते हैं एंड आप काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं बीइंग अ बैंकर। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब आप एक बैंक एम्प्लॉई होते हैं तो जो आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो पहले दिन से ही मेंटेन होता है। आपको इसके लिए रिसोर्सेज ईयर बाय ईयर इकट्ठे नहीं करने होते हैं, पहले दिन से ही आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इस जो जॉब में आपकी जो सैलरी ग्रोथ है और साथ में जो प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? साल में एक ईयर में कैसे आपकी सैलरी ग्रो करती है और आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए ऊपर जाने के लिए इस जॉब में? देखिए, जैसा कि आपको बाकी रिसोर्सेज से पहले से ही पता होगा आई गेस, एंड मैंने जो बताया है कि बैंक में सैलरी ऑलरेडी काफ़ी ठीक ठाक होती है, काफ़ी अच्छी इनफैक्ट कहेंगे। मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। इसके अलावा आपके हर साल एनुअल इंक्रीमेंट्स लगते हैं। जैसे ही आपका बैंक ज्वाइन करने के बाद पहला साल कंप्लीट होगा, आपका फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट लग जाएगा। देन सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आपका साल कंप्लीट होगा, आपके एनुअल इंक्रीमेंट्स आपकी सैलरी में ऐड होते जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप बैंक ज्वाइन करते हैं वैसे आप JAIB एंड CAIIB इन दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको एनुअल इंक्रीमेंट्स एक ऐड हो जाता है, एडिशनल इंक्रीमेंट्स आएंगे। इनफैक्ट ये दो एडिशनल इंक्रीमेंट्स आपके और सैलरी जो आप ऑलरेडी ड्रॉन कर रहे हो उसमें ऐड हो जाएंगे बेसिक सैलरी में। प्लस इसके अलावा आप प्रमोशंस अगर गेन करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा हाइक मिल जाता है, आपका बाईपार्टाइट लगता है। प्रमोशन जब कर लेते हैं तो उसमें आपके एनुअल परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होती है। आपका जो एनुअल अप्रेजल होता है, एनुअल परफॉर्मेंस आपकी मार्किंग होती है आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जब भी बैंक ज्वाइन करें, आपके सीनियर्स जो भी आपको टास्क असाइन करते हैं, आप फुल डेडिकेशन से अपना टास्क कंप्लीट करिए, अपनी नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम भी होगा तो रिटन एग्जाम के मार्क्स भी ऐड होते हैं ड्यूरिंग प्रमोशन। आपकी एनुअल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, जिसके लिए आपको हमेशा अपने टास्क कंप्लीट करते रहने होंगे बाई फुल डेडिकेशन एंड 100% कॉन्सेंट्रेशन एज फार एज पॉसिबल। प्लस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करिए। आप अपनी नॉलेज गेन करेंगे तो आपके चेहरे पर खुद कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप अपना काम जो सीट पर कर रहे हैं वो ईमानदारी से करेंगे तो आप अपना काम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरव्यू में। एंड प्लस एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन भी आप अच्छे से बन के रहिए इन सोसाइटी, इन ऑफिस, इन फैमिली, अमंग फ्रेंड्स, अमंग रिलेटिव्स। तो वो पर्सनैलिटी में हमारे दिखता है, झलकता है। जो झलकेगा वही हमारे सीनियर्स, हमारे ऑफिस कलीग्स को दिखेगा। एंड इंटरव्यू पैनल में भी वही लोग होते हैं। तो आपकी एक एज ह्यूमन बीइंग की इमेज अच्छी रहे, इसके लिए भी आपको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप अच्छे से बिहेव करिए। तो इन सारी चीज़ों का एडिशनल जो ओवरऑल बेनिफिट होगा वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा और दिखेगा भी आपको अपने करियर में इन बैंकिंग। प्लस जैसे अगर कंपेयर करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में, जहाँ तक मुझे पता है बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में टोटल सर्विस में अप्रॉक्स 3 या 4 मैक्सिमम प्रमोशंस मिलते हैं। वहीं बैंक में आपको मैक्सिमम प्रमोशन 6 to 7 मिल सकते हैं। आप स्केल 1 से ज्वाइन करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया IT ऑफिसर, या अगर आप PO में जाते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर तो इसे स्केल 1 बोलते हैं। बैंक में आप स्केल 7 तक पहुँच सकते हैं, तो मीन्स आप 6 या 7 प्रमोशंस ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, जहाँ पर सिर्फ 3 to 4, मतलब आप ये नहीं समझिए बाकी गवर्नमेंट जॉब्स को
गलत या कम कर रही हूँ, बट बेनिफिट बता रही हूँ कि यहाँ पर प्रमोशंस थोड़े स्पीडीली होते हैं एंड ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जो आपके लिए एक और भी मोटिवेशन का स्कोप है, मोटिवेशन पॉइंट है। बाकी आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें जाइए। अच्छा, वन मोर लास्ट थिंग, जैसे जो जॉब है आपकी, इसमें आपको लीव्स कैसे मिलती हैं? कितनी लीव आपको आप अफोर्ड कर सकते हैं एक ईयर में? और लीव्स लेना आसान होता है या फिर डिफ़िकल्ट होता है? देखिए, जैसा कि बैंक में एज एन एम्प्लॉय के अलावा हम सभी कस्टमर्स तो हैं ही, तो शायद आपको पता होगा कि बैंक में अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ रहता है। एक्चुअली अल्टरनेट नहीं, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है एंड सारे संडेज ऑफ रहता है। इसके अलावा आपकी फेस्टिवल की हॉलीडेज होती हैं जो स्टेट वाइज आपको एलोकेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक फेस्टिवल की अगर हॉलीडे दिल्ली में है तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी होगी, वो स्टेट वाइज ही डिसाइड होती है, एक्सेप्ट कुछ गेस्टेड हॉलीडेज वो सारे स्टेट्स में इक्वल होती हैं। अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 15 टू 20 फेस्टिवल की हॉलीडेज होती हैं। इसके लिए अलावा आपको जो अपनी पर्सनल हॉलीडेज मिलती है अवेल करने के लिए, वो अप्रॉक्स 30 टू 33 EL होती है, जिसको हम अर्न लीव बोलते हैं। अर्न लीव इज़ कि आपने लास्ट ईयर में कितने वर्किंग डेज काम किया, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होती है। तो ये 365 डेज में अप्रॉक्स 33 EL बैठता है। इसके अलावा 12 कैजुअल लीव्स होती हैं एंड 15 सिक लीव होती हैं। जो 15 सिक लीव होती हैं आपकी फुल पे होती हैं। अगर आप हाफ पे लेते हो तो यही 30 सिक लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है, 30 हाफ सिक लीव में कन्वर्ट हो जाती है। रही बात, जैसा कि सुदेश जी ने मुझसे पूछा कि अवेल करना ईजी होता है या टफ होता है, ये थोड़ा सा टू बी डिस्कस टॉपिक कह सकते हैं कि आपकी एक्चुअली ये आपके सीट पर है, वहाँ पर जो आप काम संभाल रहे हैं वो संभालने के लिए बाकी लोग हैं कि नहीं हैं, कितना स्टाफ है, आप कितना क्रिटिकल प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, कितना क्रिटिकल टास्क संभाल रहे हैं, एंड उस टाइम पर फेस्टिव सीजन है, कैसा वर्कलोड है आपकी ऑफिस पर, इन सब पर ही आप देखते हुए आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी, वो आपको लीव्स अप्रूव करेंगी। बट ओवरऑल इट्स नॉट टू टफ, बट आई विल से इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में जब जब आपको नीड होती है आपको मिल जाती हैं लीव्स। मुझे अभी तक के अपने करियर में लीव्स लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है एज सच। बट हाँ, ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जब भी आप लीव्स अवेल करना चाहेंगे, आपकी अपनी पर्सनल टास्क पर एंड आपके ऑफिस पर वर्कलोड कितना है एंड स्टाफ कितना है, उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा लीव्स अवेल करते टाइम। ओवरऑल मिल जाती है, इट इज़ नॉट नेगेटिव। आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। उनको भी अपनी लाइफ की कंडीशंस के बारे में पता होता है, तो वो आपकी कंडीशंस को भी समझते हैं और अवेल कर देते हैं, लीव्स आपको अप्रूव कर देते हैं। आप 300 EL तक कलेक्ट कर सकते हैं EL, एंड जो इसके अलावा आपकी फिर इसके बाद लैप्स हो जाती हैं। जो आपकी कैजुअल लीव होती हैं वो आपको ईयरली यूज़ करनी होती है, उसके बाद लैप्स हो जाती हैं एंड सिक लीव आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो अर्न लीव जैसा मैंने बताया वो इन कैश भी हो जाती हैं। अच्छा, लास्ट थिंग मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या मोटिवेशन मिले? क्या ऐसी चीज़ है जो इस जॉब की तरफ उन्हें अट्रैक्ट करे? तो कुछ लास्ट वर्ड हम आपसे सुनना चाहेंगे इस इंटरव्यू में। देखिए, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, तो मैं जेन्युइन से आपको सजेशन दूंगी, लाइफ में गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी पसंद है तो बेशक कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए, अपनी पूरी मेहनत, लगन, डेडिकेशन के साथ में कंटिन्यूएशन में आप मेहनत करते रहिए। भगवान में आस्था रखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उसमें आस्था रखिए। अपने माता पिता पर की रिस्पेक्ट करिए, बड़ों का सम्मान करिए और अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। प्लस अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है किसी भी वजह से, वो लक हो, कंपटीशन हो, आपकी कहीं पर कमी रह गई मेहनत में, या आपकी फैमिली में कुछ दिक्कत आ गई, तो आप निराश या हताश बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए, आप अपना बिजनेस करिए, आप अपना स्टार्टअप करिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी ऐसा भी नहीं है कि अभी आप 21-22 साल की आपकी उम्र निकल गई है, बहुत एज लिमिट भी अच्छी खासी है, आप ट्राई करते रहिए। अगर आप वर्किंग हैं, वर्किंग के साथ भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं भी काम करती थी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्टअप में, तो मैंने भी प्राइवेट जॉब के साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी एंड आई एम सक्सेसफुल राइट नाउ एक्चुअली।
इन माई डेफिनेशन सक्सेसफुल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने को ही सक्सेसफुल नहीं कहते हैं। मैं अपनी डेफिनेशन के लिए बता रही हूँ कि उस टाइम पर मेरा मोटिवेशन या मेरा एम था गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना एज ऑटी ऑफिसर, तो मैं बन गई, इसलिए मैं कह रही हूँ सक्सेसफुल। बट इन फैक्ट इंस्टेड अगर किसी को नहीं करनी है या प्राइवेट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा अच्छा करियर स्कोप है, ज़्यादा अच्छा करियर लग रहा है आपको, वो काम पसंद है, वो सैलरी पसंद है, वो लोकेशन पसंद है, देन इट्स योर डेफिनेशन। एंड आप खुश रहिए, अपनी मेहनत करिए, अच्छे से करिए, जो भी करें अच्छे से करें। जय हिंद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो और आप भी अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बताई हुई जो भी बातें हैं वो फॉलो कीजिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।